नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंजन कूलिंग और लुब्रिकेशन सिस्टम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 529 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा चिकनाई जाती है? ऑप्शन है दाब संहन द्वारा, संहन प्लग द्वारा, ईंधन के साथ मिले तेल द्वारा। सिलेंडर को चिकनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका डी ऑप्शन है, जो कि आपको शायद ढंग से ना दिख रहा हो। तो सिलेंडर को चिकनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपका डी ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति जिसके द्वारा चिकनाई जाती है वह रहता है हमारा कि ईंधन के साथ मिले तेल के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि टू स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर भित्ति ईंधन के साथ मिले लुब्रिकेशन ऑयल द्वारा सिलेंडर भित्ति का लुब्रिकेशन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 530 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट लगाया जाता है किसके लिए? ऑप्शन है शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रित करने में, सक्शन स्ट्रोक द्वारा वायु के ताप नियंत्रण करने में, लुब्रिकेटिंग ऑयल के ताप नियंत्रण में, निकलने वाली गैसों के ताप नियंत्रण करने में। तो देखिए ऑटोमोबाइल इंजनों में जो थर्मोस्टेट लगाया जाता है वो उसका मेन काम होता है कि शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रित करने में। तो ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट वालों का प्रयोग शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रित करने में लगाया जाता है। और इंजन को ठंडी अवस्था में स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है कि इसका तापमान एक निश्चित सीमा के नीचे न गिरने दिया जाए। पानी का तापमान बनाए रखने के लिए उसके परिचालन मार्ग में थर्मोस्टेट लगा दिया जाता है, जो इंजन से रेडिएटर के बीच पानी का प्रवाह तापमान की निश्चित सीमा के नीचे नहीं होने देता है। और सामान्यतः जो थर्मोस्टेट होता है यह 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी का ताप नहीं होने देता है। तो 70 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान नहीं होने देता है ये थर्मोस्टेट। और 531 नंबर का क्वेश्चन है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? ऑप्शन है इसका निम्न घनत्व, उच्च विशिष्ट घनत्व, निम्न क्वथनांक, आसानी से उपलब्धता। तो गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग जिस कारण से किया जाता है वह रहता है कि उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग जल के उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण किया जाता है। और रेडिएटर का प्रयोग इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। रेडिएटर प्रायः पीतल के बनाए जाते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है तरल, पेस्ट, ठोस, मिश्रित, डी है यह सभी। तो देखिए जो लुब्रिकेंट होते हैं यह ठोस, अर्ध और ठोस तथा तरल सब होते हैं। तो तरल भी होता है, पेस्ट भी होता है, ठोस मिश्रित भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर बात करें ठोस का, देखिए ठोस में हमारा क्या आ जाता है, ग्रेफाइट हो जाता है लुब्रिकेंट। और अगर सेमी सॉलिड की बात करें यानी कि अर्ध ठोस की बात करें तो हमारा ग्रीस आ जाता है। अगर वही तरल की बात करें तो लुब्रिकेशन ऑयल, जो कि आपको पता ही है। तो ये हो गया हमारा लुब्रिकेंट के प्रकार। अब 33 नंबर का क्वेश्चन है, आईसी इंजनों में प्रयुक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है जिसे बेस ऑयल कहते हैं और रसायन कहलाता है। रेजिन्स, एडिक्टिव्स, प्रेसिवेटर्स, कैटेलिस्ट। तो आईसी इंजनों में प्रयुक्त लुब्रिकेंट ऑयल बनाने में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है जिसे बेस ऑयल कहते हैं। और रसायन जो होता है वह हमारा एडिटिव्स कहलाता है, एडिटिव्स कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि वाष्पनीय शीतलन में क्या होता है? तो देखिए जो वाष्पनीय शीतलन होता है इसमें होता है कि हवा में स्वेद्य ऊष्मा दी जाती है जिससे हमेशा क्या होता है, ठंडा होता रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वाष्पनीय शीतलन में हवा में स्वेद्य ऊष्मा दी जाती है जिससे हमेशा ठंडा होता रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रेडिएटर की नियमित व यदा कदा रख रखाव में क्या शामिल है? तो देखिए रेडिएटर की नियमित व यदा कदा रख रखाव में जो शामिल होता है वह रहता है कि नियमित रूप अंतः प्रचालन करना। तो रेडिएटर के नियमित व यदा कदा रख रखाव में नियमित रूप अंतः प्रक्षालन करना शामिल है। रेडिएटर पीतल का बनाया जाता है जिससे वातावरण और जल से रेडिएटर पर कोई नुकसान न पहुंचे। 36 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलने से आवाज़ होगी, उपयुक्त सभी के लिए। तो यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहन तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होता है कि मशीन भी घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक भी व्यय होगा यानी खर्चा होगा, और मशीन के चलने से आवाज़ भी हो सकती है।
तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी मशीन में भरे स्नेहक तेल को कब बदलने की ज़रूरत पड़ती है? एक निश्चित अवधि तक मशीन के चलने के बाद। और कह रहा है कि मशीन में तेल भरने पर एक निश्चित अवधि के बाद। सी कह रहा है कि एक निश्चित अवधि तक मशीन चलने के बाद, अथवा मशीन में तेल भरने की एक निश्चित अवधि के बाद, दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी होगी। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका सी आंसर ही करेक्ट होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन में पर्याप्त कूलिंग ना करने से कौन सी समस्या आ सकती है? ऑप्शन है सीजिंग, प्री इग्निशन, नॉकिंग, डी है यह सभी। तो इंजन में अगर आप लोग पर्याप्त कूलिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका रीजन ये हो सकता है, समस्या आ सकती है कि आपका सीजिंग भी हो सकता है, प्री इग्निशन भी हो सकता है, नॉकिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्री इग्निशन क्या है कि ईंधन का समय से पहले दहन हो जाना प्री इग्निशन कहलाता है। सीजिंग क्या है तो सिलेंडर में पिस्टन जाम हो जाता है, ये हमारा सीजिंग कहलाता है। और नॉकिंग जो है ये आपको पता है कि ऑक्टेन नंबर के कारण होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन को बाहरी रूप से पानी से धोने व साफ करने का फायदा क्या है? तो देखिए, इंजन को बाहरी रूप से पानी से धोने व साफ करने का जो फायदा होता है वह रहता है कि इंजन के पुर्जों की संभावित नुकसान का पता चल जाता है, और इंजन में जंग भी नहीं लगता, और इंजन की कूलिंग भी अच्छी बनी रहती है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य क्या है? ऑप्शन रेडिएटर को जंग से बचाना, इंजन को ज़्यादा ठंडा करना, रेडिएटर में पानी की खपत कम करना, रेडिएटर का पानी जमने से रोकना। तो द एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि रेडिएटर का पानी जमने से रोकना एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य होता है। और एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य रेडिएटर का पानी जमने से रोकना होता है, और इसका प्रयोग अधिकतर ठंड देशों और प्रदेशों में किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एयर कूल्ड इंजन काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पानी खींचने में प्रयुक्त पंप, कार, बस, ट्रैक्टर। तो जिसमें एयर कूल्ड इंजन काम के लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त होगा वह रहता है बस। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा बस। बस एयर कूल्ड इंजन काम के लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त होता है, क्योंकि बस भारी वाहन है, इसे अधिक पावर की आवश्यकता होती है, जिसमें इंजन अधिक गर्म होता है। एयर कूल्ड होने से इंजन पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं हो पाता है, जिससे इंजन में नॉकिंग और प्री इग्निशन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए बस में एयर कूल्ड सिस्टम अनुपयुक्त होता है, और इसके लिए हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम प्रयोग करते हैं बस के लिए। तो बस के लिए हम लोग एयर कूल्ड इंजन काम नहीं लेते हैं, बल्कि वाटर कूल्ड इंजन का प्रयोग करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम बस यूज करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना क्या होती है? तो देखिए, इसके लिए हम लोग जो काम में लेते हैं वह रहता है, संरचना जो होता है वह कहलाता है फिंस। एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना या फिंस कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और एयर कूल्ड इंजन में फिंस जो बने होते हैं, जिससे सिलेंडर का सरफेस क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब हवाएं सिलेंडर से टकराती हैं तो सरफेस क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण इंजन को पर्याप्त रूप से ठंडा करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या है? ऑप्शन है लूब ऑयल, रेडिएटर के जल के तापमान को नियंत्रित करना, रेडिएटर के दाब को नियंत्रित करना, लूब ऑयल के तापमान को नियंत्रित करना। तो आपको भी पता होगी थर्मोस्टेट वाल्व का जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करना। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रिवर्स फ्लशिंग का अनुप्रयोग किस कार्य के लिए होता है? ऑप्शन है फिल्टर को साफ करने के लिए, रेडिएटर को साफ करने के लिए, सिलेंडर को साफ करने के लिए, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को साफ करने के लिए। तो रिवर्स फ्लशिंग का जो उपयोग होता है वह होता है कि रेडिएटर को साफ करने के लिए किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है किसी इंजन में लुब्रिकेशन से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है? डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, घर्षण कम होता है, इंजन को ठंडा करना है, पुर्जों को साफ सुथरा रखता है। तो किसी इंजन में लुब्रिकेशन से जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है वो रहता है कि डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, यही इसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो किसी इंजन में लुब्रिकेशन का उद्देश्य ईंधन का दहन अच्छी तरह से करना नहीं होता, बल्कि लुब्रिकेशन का उद्देश्य इंजन को ठंडा करना, घर्षण कम करना और इंजन के पुर्जों का घिसाव कम करना, यह सभी कार्य होते हैं लुब्रिकेशन के। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि इंजन तेल का SAE संख्या क्या है? तो देखिए, SAE संख्या जो इंजन तेल का होता है वह आपका 80 से 90 30 से 40
और 40 से 50 ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इंजन तेल का सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, तो ये सही मतलब होता है आपका सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए यस ई विस्कोसिटी नंबर प्रस्तावित किया है, और यस ई संख्या जितनी अधिक होगी इंजन ऑयल की श्यानता उतनी ही अधिक होगी। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी बस में रेडिएटर पंखा हवा को खींचता है, बाएं से दाएं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, दाएं से बाएं। तो रेडिएटर पंखा हवा को जो खींचता है बस में वो रहता है आगे से पीछे की ओर खींचता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। अब है 48 नंबर क्वेश्चन कि रेडिएटर पंप का कार्य क्या है? पानी को उबालने से बचाना, पानी को ठंडा करना, जल को परिचालित करना, डी है यह सभी। तो रेडिएटर पंप का जो कार्य होता है वो रहता है कि जल को परिचालित करना होता है। वाटर कूलिंग सिस्टम का यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके ऊपरी भाग को अपर टैंक तथा निचले भाग को लोअर टैंक कहते हैं। दोनों टैंकों के बीच अनेक ट्यूबें लगी होती हैं और इन ट्यूबों के चारों तरफ फिन्स लगे होते हैं, और दोनों टैंकों के इस बीच के भाग को हम लोग कोर कहते हैं। इस रचना से इनका कूलिंग सरफेस अधिक हो जाता है, इससे संपर्क में अधिक हवा आती रहती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि रेडिएटर में पानी का प्रवाह कैसे होता है? तो रेडिएटर में पानी का जो प्रवाह होता है ऊपर से तली की ओर होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट ऑयल में कार्बन होने का कारण क्या है? धूल कणों का मिश्रित होना, लव ऑयल का विखंडन, वायुमंडल के साथ इसकी अभिक्रिया, जली हुई गैसों के साथ लुब्रिकेंट ऑयल का मिश्रित होना। तो लुब्रिकेंट ऑयल में कार्बन होने का जो कारण होता है वो रहता है कि जली हुई गैसों के साथ लुब्रिकेंट ऑयल का मिश्रित होना। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट ऑयल की सतह का पता लगाया जाता है कैसे? पता लगाने की जरूरत नहीं है, डायल गेज के द्वारा, ऑयल संप को देखकर, डिपिस्टिक से। तो लुब्रिकेंट ऑयल में कार्बन, लुब्रिकेंट ऑयल की सतह का जो हम लोग पता लगाते हैं वह लगाते हैं डिपिस्टिक से। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लुब्रिकेंट का ऑयल की सतह का पता हम लोग डिपिस्टिक से लगाते हैं। तेल में सल्फर की मात्रा अधिक होने पर या धातुओं पर जंग लगने लगता है, अतः लुब्रिकेंट में सल्फर की मात्रा को टेस्ट किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट ऑयल की सतह का पता कैसे लगाया जाता है? ये तो हो चुका। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? प्रज्वलन के लिए, घर्षण कम करने के लिए, इंजन ठंडा करने के लिए, डी, बी और सी दोनों के लिए। तो डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का जो उपयोग किया जाता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि प्रज्वलन के लिए किया जाता है। सॉरी यहाँ पे क्या है, डीजल इंजन लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग, यहाँ पे एक नंबर छूट गया था, 52 नंबर। 53 नंबर है कि डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए और इंजन ठंडा रखने के लिए कि हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी और सी कथन दोनों सही होगा, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डीजल में लुब्रिकेंट ऑयल का काम होता है घर्षण को कम करना और इंजन को ठंडा रखना। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा 554 नंबर का क्वेश्चन, हवा ईंधन का मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर का तापक्रम करीब करीब कितना तक पहुंच जाता है? 2500 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 25,000 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। तो हवा ईंधन का मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर का जो तापमान होता है यह करीब करीब पहुंच जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एयर कूलिंग निम्न में से किन किन कारकों पर निर्भर करता है? हवा के संपर्क में सतह का क्षेत्रफल, हवा के बहने की दर, मेटल की ऊष्मा चालकता, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो एयर कूलिंग जिन जिन कारकों पर निर्भर करता है वो हवा के संपर्क के सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर आपका हवा ज़्यादा संपर्क में रह रहा है तो वो सतह जल्दी से ठंडा हो जाएगा। हवा के बहने की दर पर भी निर्भर करेगा और मेटल की ऊष्मा चालकता पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाए, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एयर कूल्ड इंजनों में कौन कौन से लाभ होते हैं? तो एयर कूल्ड इंजनों के जो लाभ होते हैं आपको बताना है। एयर कूल्ड इंजनों के कई लाभ होते हैं, जैसे कि आपका भार में हल्का भी होता है, लीकेज आसानी से पता चल जाता है, एंटी फ्रीज की आवश्यकता भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। और एयर कूल्ड इंजनों के और भी लाभ होते हैं, जैसे कि एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती है इसके लिए, ये आपको पता है।
और ये हल्के भी होते हैं, और क्योंकि इनमें रेडिएटर और कूलिंग जेट तथा कूलेंट यह सब नहीं होता है, कूलिंग सिस्टम में कोई रुकावट भी नहीं होती है, कोई लीकेज नहीं होता है, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, ठंडे वातावरण में भी चलाया जा सकता है जहाँ पानी जम जाता है, और उन स्थानों में चलाया जा सकता है जहाँ पानी की कमी हो। 57 नंबर क्वेश्चन है, एयर कूल्ड इंजनों में कौन सी हानियाँ होती हैं? कि भारी होता है, इसमें आवाज़ अधिक होती है, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो एयर कूल्ड इंजनों में जो हानियाँ होती हैं वह होता है कि इसमें आवाज़ अधिक होती है। तो एयर कूलिंग की दक्षता कम होती है एयर कूल्ड इंजनों में। सिलेंडर का कूलिंग सब तरह से समान रूप से नहीं होता है, आवाज़ भी अधिक होता है। इसका प्रयोग मोटरसाइकिल और स्कूटरों में ही होता है, जिसमें इंजन हवा में खुले रहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर के ऊपर की सतह का क्षेत्रफल किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? फिल्म से, फिंस से, लुब्रिकेशन से, इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर के ऊपर की सतह का क्षेत्रफल हम लोग जो बढ़ाते हैं वह फिंस से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी दक्षता अधिक होती है? एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, दोनों की बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो जिसकी दक्षता अधिक होती है वह होता है हमारा वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग में क्या होता है कि ठंडा ज़्यादा रहता है, और एयर कूलिंग में उतना ठंडा नहीं हो पाता है। तो वाटर कूलिंग की दक्षता अधिक होगी, क्योंकि वाटर कूलिंग के सिस्टम में सिलेंडर, कंबस्टन चैम्बर, वाल्व स्टेम, वाल्व सीट के चारों तरफ बने वाटर जैकेट में पानी प्रवाहित होता रहता है। यह पानी इंजन की ऊष्मा को ग्रहण करता है, जब यह रेडिएटर में आता है तो ठंडा हो जाता है और पुनः वाटर जैकेट में पहुंच जाता है। इंजन चलते समय पानी का यह सर्कुलेशन बराबर बना रहता है और इंजन का कूलिंग होता रहता है। 560 नंबर क्वेश्चन है कि रेडिएटर प्रायः किस मेटल के बने होते हैं? पीतल, लोहा, जिंक, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडिएटर होते हैं यह प्रायः पीतल के बने होते हैं। और रेडिएटर वाटर कूलिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है, जिसके द्वारा गर्म जल को वायु के माध्यम से ठंडा करते हैं। रेडिएटर कोर मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ट्यूबुलर टाइप का, दूसरा होता है आपका सेलुलर टाइप का। 61 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक वाल्व लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? पंप, फेंस, रेडिएटर, थर्मोस्टेट। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक वाल्व लगा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट वाल्व कहते हैं। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्मोस्टेट वाल्व। 62 नंबर क्वेश्चन है, फैन कहाँ लगाया जाता है? रेडिएटर के ऊपर, रेडिएटर के आगे, रेडिएटर के पीछे, इनमें से कोई नहीं। तो जो फैन लगाया जाता है यह लगाया जाता है रेडिएटर के पीछे। यह उसी बेल्ट से चलता है जिससे वाटर पंप और जनरेटर चलता है, और यह रेडिएटर में होकर हवा खींचता है और इंजन के ऊपर फेंकता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, तेल की श्यानता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर द्वारा, मीटर द्वारा, किलोग्राम द्वारा, लीटर द्वारा। तो तेल की श्यानता हम लोग मापते हैं किसके द्वारा? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। जबकि वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम लोग, आपको पता है, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लीटर आपको पता है आयतन मापने के लिए करते हैं। किलोग्राम आपका भार है मापने के लिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, तेल के आंतरिक घर्षण को या उनके बहने के प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? विस्कोसिटी से, फायर पॉइंट से, पोर पॉइंट से, क्लाउड पॉइंट से। तो तेल के आंतरिक घर्षण को या उनके बहाव के प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी यानी कि श्यानता का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये भी हो गया है। 65 नंबर नहीं है, 66 नंबर है, अब देख लीजिए। यदि किसी तेल को गर्म करें तो जिस तापक्रम पर इसकी सतह पर जलते हुए तीली जलाने से जलने की चमक निकले, उस तापक्रम को तेल का कौन सा पॉइंट कहते हैं? फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट। तो यदि किसी तेल को गर्म करें तो जिस तापक्रम पर इसकी सतह पर जलते हुए तीली लाने से जलने की चमक निकले, तो उस तापक्रम को हम लोग तेल का क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुब्रिकेशन में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? पेट्रोलियन, स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, बी और सी दोनों। तो लुब्रिकेशन में जो विधियाँ हम लोग प्रयोग करते हैं वह रहता है स्प्लैश सिस्टम और प्रेशर सिस्टम दोनों रहता है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों कथन सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि टेम्परेचर गेज का कार्य क्या है?
तो टेम्परेचर गेज का कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका काम होता है पानी के ताप को दर्शाना। टेम्परेचर गेज का कार्य कूलिंग करने वाले पानी के ताप को दर्शाना होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? वेग भरण प्रणाली, दाब भरण प्रणाली, निर्वात भरण प्रणाली, पंप भरण प्रणाली। तो आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वह सिस्टम रहता है पंप भरण प्रणाली। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजन लुब्रिकेशन का कार्य क्या है? घर्षण कम करने के लिए, घर्षण के कारण गर्मी को फैलाना, इंजन सिलेंडर को ठंडा करना, उपयुक्त सभी। तो आईसी इंजन लुब्रिकेशन का जो कार्य होता है वो होता है कि घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। तो आईसी इंजन लुब्रिकेशन इंजन के पुर्जों के बीच घर्षण कम करने के लिए करते हैं। इंजन में लुब्रिकेशन से जंग नहीं लगता है तथा उष्मा निष्कासन के लिए एक लुब्रिकेशन एक माध्यम होता है। लुब्रिकेशन चल भागों में घिसाव को कम करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ के वायुरोधक, दाबरोधक, जलरोधक आदि करने के लिए दो धातु सतह के बीच में रखे गए पैकिंग को क्या कहते हैं? कागज, गैस्केट, प्लेट, वाशर। तो इसे हम लोग बोलते हैं गैस्केट। तो जोड़ के वायुरोधक, दाबरोधक, जलरोधक आदि करने के लिए दो धातु सतहों के बीच रखे गए पैकिंग को गैस्केट कहते हैं। गैस्केट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉपर एस्बेस्टस गैस्केट, स्टील एस्बेस्टस गैस्केट, स्टील एस्बेस्टस कॉपर एस्बेस्टस गैस्केट और स्टेनलेस स्टील गैस्केट। ये सब होते हैं गैस्केट के प्रकार। कैम्पशाफ्ट का लुब्रिकेशन पहुंचता है ऑयल टैंक में डीप लुब्रिकेशन से, स्प्लैश से, ऑयल गैलरी से। तो कैम्पशाफ्ट का जो लुब्रिकेशन पहुंचता है वह ऑयल गैलरी से पहुंचता है। तो कैम्पशाफ्ट के द्वारा ऑयल पंप चलता है और ऑयल गैलरी से ऑयल पंप के द्वारा लुब्रिकेशन कैम्पशाफ्ट का किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है अच्छा ऑयल स्क्रैच के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त होता है? इनसाइड बेवल रिंग, टैप साइड रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा ऑयल स्क्रैच के लिए जिस पिस्टन रिंग का उपयोग किया जाता है वह रहता है ऑयल कंट्रोलिंग रिंग। 74 नंबर क्वेश्चन है ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व कहाँ पे लगा होता है? तो ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है यह लगा होता है तेल के दाब को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे है कि ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व है ना, तो ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए हम लोग ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। याद रखिएगा कि फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए हम लोग ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं। अब है 75 नंबर क्वेश्चन कि ऑयल संप होता है जिसमें ऑयल क्षमता है, जिसमें डीजल इंजन भरा होता है, जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑयल संप जो रहता है वो रहता है जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हो, वह ऑयल संप होता है। तो ऑयल संप इंजन क्रैंक केस का निचला भाग होता है, इसमें लुब्रिकेशन ऑयल भरा होता है। इस ऑयल को ऑयल पंप खींचता है जिससे ऑयल इंजन के विभिन्न भागों तक पहुंचता है तथा लुब्रिकेशन के बाद यह ऑयल फिर वापस ऑयल संप में आ जाता है। यह लुब्रिकेशन ऑयल एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। जो ऑयल संप होता है यह एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके आगे का पार्ट देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया, आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।